नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात पड़ोसी मुल्क चीन को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि चीन से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल चीन जो है प्राइवेट आर्मी बना रहा है। उसकी कई कंपनियों ने प्राइवेट आर्मी बनाने की शुरुआत कर दी है। सवाल यह होगा कि क्या ये वैगनर की तर्ज पे हैं, और क्या चीन जिस प्रकार से रूस अपनी प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल, मिलिशिया का इस्तेमाल दुनिया भर में करता है, क्या उसी तर्ज पर चीन भी करने का फैसला कर चुका है? क्योंकि दुनिया भर में चीन के पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, तो क्या अब आर्मी की भी तैनाती करेगा? क्या युवाओं को रोजगार देने का तरीका है, या फिर अपनी आवाम की उठती आवाज को दबाने के लिए शी जिनपिंग एक नई प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहे हैं? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन अहम सवाल यह भी होगा आज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से ईरान जो है अपने मिलिशिया का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, वैसा ही कुछ आने वाले वक्त में चीन के दिमाग में भी है भारत और अमेरिका को लेकर। इस पर डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास अहम खबर पाकिस्तान से भी है। एक साथ कई बड़े अधिकारियों का, एयरफोर्स अधिकारियों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान की वायुसेना में भ्रष्टाचार समा चुका है, या फिर कोई और कारण है? जिस वक्त देश के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है, जनरल मुनीर को छोड़कर, उस बीच पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से यह बड़ा कदम लिया गया है। लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चीन की कंपनियां बना रही प्राइवेट आर्मी, रूस की वैगनर आर्मी की नकल करेगा चीन। 16 कंपनियों ने किया प्राइवेट आर्मी का ऐलान। चीन की प्राइवेट आर्मी को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। चीन की कंपनियां बना रही प्राइवेट आर्मी, बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की वैगनर आर्मी की नकल करेगा चीन। 16 कंपनियों ने किया प्राइवेट आर्मी का ऐलान। चीन की प्राइवेट आर्मी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। चीन की कंपनियां बनाने जा रही प्राइवेट आर्मी, रूस की वैगनर आर्मी की नकल करेगा चीन। 16 कंपनियों ने किया प्राइवेट आर्मी बनाने का ऐलान। जल्दी से ग्राफिक्स आपको दिखा दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चीन क्यों बना रहा प्राइवेट आर्मी, मिलिशिया यूनिट बना रहा चीन? लोगों पर, स्थानीय लोगों पर, चीन के लोगों पर कंट्रोल रखने की तैयारी है। वैगनर आर्मी की तर्ज पर क्या यह आर्मी होगी? दूसरे देशों में क्या अपनी सेना, यानी कि प्राइवेट आर्मी या मिलिशिया को चीन तैनात करेगा? चीन के दुनिया भर में पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। पीपल्स आर्मर्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट्स के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, मिलिशिया यूनिट का। सरकार इकोनॉमी को लेकर चिंतित है। शी जिनपिंग को लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी गिरेगी, लोग बेरोजगार होंगे, विद्रोह हो सकता है। तो क्या उसको दबाने कुचलने की तैयारी है, या फिर उन बेरोजगार युवाओं को भर्ती करके दूसरे देश में भेजकर रोजगार देने की तैयारी है? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। चीन में सामाजिक अशांति की आशंका भी है। 2023 में चीन की इकोनॉमी 5.2% रही थी, जो काफी कम थी। और यहीं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में शी जिनपिंग जो हैं, जो मिलिशिया का गठन कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? अलग अलग एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्रा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद आपको भी। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय हिंद। शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके साथ करूंगा। ये जो चीन से खबर आ रही है कि कई प्राइवेट कंपनियां जो हैं
अब अपनी प्राइवेट आर्मी भी रखेंगी। इतिहास बताता है कि चीन में पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, लेकिन उम्मीद करूंगा डिटेल आपके पास होगी। राजीव जी, ये पहले तो हमको एक्चुअली समझना चाहिए कि जितने भी सुपर पावर्स हैं, ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, पीएमसीज बोलते हैं हम इनको, ये क्यों रखते हैं और ये इसके एडवांटेजेस इनको क्या मिलते हैं। हमने वैगनर ग्रुप का भी आपने नाम लिया, और अमेरिका के पास भी ऐसी सिक्योरिटी कंपनीज है जो काम करती हैं जी। बेसिकली जब आप एक ग्लोबल सिनेरियो में बात करते हैं, ग्लोबल आप अपना जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो अपने देश के बाहर इसको लेके जाते हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की और प्राइवेट आर्मीज की। और चाइना क्यों कर रहा है? आप जानते हैं कि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जी 150 कंट्री से ज्यादा फैला हुआ है, और वहां पे चाइना का काफी निवेश लगा हुआ है। चाइना को अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जितने भी कंट्रीज में हैं जी, उनको सिक्योरिटी देनी है। ओके। तो उसके लिए जो कंट्रीज है वहां पर, बिकॉज ज्यादातर हमने ये देखा है कि आप अफ्रीकन कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और स्पेशली इसको वेस्ट अफ्रीका पे, और वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्रीज में नहीं है जी, और ये जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको सिक्योर नहीं कर पा रहे। ठीक है। आपने पाकिस्तान में भी देखा है, सीपैक में चाइना के वर्कर्स के ऊपर कितना अटैक हुआ है, और चाइना ने बार बार पाकिस्तान को बोला है कि आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और आज जहां पर भी ये सीपैक है, आप देख रहे हैं कि चाइना ने अपनी सिक्योरिटी कंपनीज लगा रखी है और वो इनको प्रोटेक्शन दे रही है। और दूसरा ये है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को ग्लोबली लेके जाते हैं और कोई भी एरिया को आप एक डोमिनेशन देना चाहते हैं, तो अगर आप एक प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं आते। आपके खिलाफ कोई एक्चुअली बोल नहीं सकता है कि ये चाइना ऐसा काम कर रहा है, बिकॉज इन प्राइवेट आर्मीज का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है सर। और ये बेसिकली इंडिपेंडेंट ओन्ड होती है, और आप इनको बोल नहीं सकते कि ये चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। ये एक बड़ा चिंता का कंसर्न भी है। मैं आता हूं सर आपके पास। टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। धन्यवाद। कर्नल टीपी त्यागी सर, मेरा एक और पॉइंट था। मैं जिस पॉइंट से जब इस खबर को पढ़ रहा था और प्रोग्राम बना रहा था, तो मैं सोच भी रहा था कि एक नया चलन क्या दुनिया में शुरू हो रहा है कि आप एक प्राइवेट आर्मी खड़ी करिए, एक ऐसी युवाओं की फौज जिसमें आधी फौज की ट्रेनिंग हो, आधी आतंकियों की ट्रेनिंग हो, ताकि आप जिम्मेदारी से भी बचें और वो आपके मकसद को भी पूरा करें। कुछ वैसा ही जैसा हिजबुल्लाह है, जैसा हमास है, जैसा हुती कर रहा है। क्या दुनिया के कई मुल्क, बड़े मुल्क इस पे काम कर रहे हैं? अमेरिका तो कर चुका है, रूस कर चुका है, चीन तैयारी कर रहा है, और भारत क्या इस पे विचार कर रहा है? सर बिल्कुल ठीक आकलन है आपका। ईरान को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं जी? इसलिए कि ईरान की 8 से भी ज्यादा आतंकी भुजाएं हैं। आतंकी भुजाओं का मतलब कि उसके पास हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, और उसके अलावा ईरान में, इसमें इराक में, सीरिया में उसके मिलिशिया है। यानी कि पिछले 3-4 महीने में लड़ाई हुई, पूरे लाल सागर के अंदर बंदिक बना के रख दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और ईरान ने अब तक लड़ाई में भाग नहीं लिया।
उसके जो उसकी जो आतंकी भुजाएं हैं वो भाग ले रही हैं। अब इसको किसको समझ में नहीं आएगा कि बढ़िया तरीका है। आप अगर कोई प्राइवेट आर्मी बनाते हैं, पहली बात तो ये कि उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जी। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप ये प्राइवेट आर्मी उसी तरह बनाएंगे जैसे ईरान ने बनाई है। मैं उसके रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बदल सकता हूँ, मैं उसका रैंक स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के परव्यू में आती है? नहीं आती। क्या वो यूएनओ के परव्यू में आती है? नहीं आती। क्या उसके ऊपर कोई कानून कायदे लागू है? नहीं लागू है। मैं उसे आर्मी की ही क्यों, मैं उसे मल्टी रोल ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं उसे आतंकवाद की भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ और उसको किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने जमाने से चली आ रही है जी। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका के पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं और जब अमेरिका ने 15 से ज्यादा देशों में अपने न्यूक्लियर हथियार स्थापित कर दिए तो रशिया ने कहा कि क्यों, क्या ये अधिकार केवल अमेरिका को ही है? मैं भी बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर हथियार स्थापित करूंगा। कल को चाइना भी ये बात कह सकता है, कल को और देश भी ये बात कह सकते हैं। यानी कि ये एक किस्म से जैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है वैसे ही ये आर्मी प्रोलिफरेशन है। आर्मी के रूप अलग अलग कर दिए गए कन्वीनियंस के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत को भी करना चाहिए। चाइना ने ये करना शुरू कर दिया कि जी सर, क्योंकि टिट फॉर टैट जैसे के साथ पैसा, इसलिए ये आवश्यक है। और हमारे लिए तो जो मेजर थ्रेट परसेप्शन है वो चाइना से ही है, लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और उसको उसी के दाव से काटना है। लिहाजा हमें उससे तेज गति से ये काम आरंभ करना चाहिए। तो लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। बड़ा अहम पॉइंट आपने कहा सर। मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, लेकिन एक पॉइंट और भी आ रहा था कि 16 कंपनियों ने प्राइवेट आर्मी बनाने का ऐलान किया और कहा जा रहा है कि जो आर्थिक रफ्तार है चीन की उस पर बहुत तेजी से लगाम लग रही है। चीन आसमान में उड़ना चाहता था लेकिन वक्त ने उसे पाताल में पहुंचाने की तैयारी कर ली है और विद्रोह ना उठे उस लिहाज से भी लोगों को दबाने के लिए जरूरत पड़े सेना की, तो उस लिहाज से भी ये प्राइवेट फोर्सेस जो है खड़ी की जा रही है। कितना पॉसिबिलिटी है सर इस तर्क में? राजेश जी जय हिंद। मुझे लगता है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट एंगल्स है। इसका एक एंगल जो है जो कोचर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से अभी आपके सामने रखा हुआ है, त्यागी साहब ने भी एक एंगल को रखा हुआ है। ये जो प्रिंसिपल है ये कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका और यूएसएसआर, द देन यूएसएसआर, इन्होंने अपनाया हुआ ये मोडस ऑपरेंडी है जिसको शेयरिंग द डिफेंस बर्डन कहते हैं। अब ये यही होता है कि जैसे यूएस में था, देन यूएसएसआर में था, बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंसेस थे और इनकी इकोनॉमी पर उसका बड़ा असर भी होता था। जैसे अभी चाइना के बारे में हो रहा है कि उनका डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और वो डिफेंस एक्सपेंसेस होने के बाद में ये शेयर कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा शायद हमारे पास भी हिस्ट्री में जनरल कॉर्नवालिस ने इसी तरह के फोर्सेस बनाए हुए थे और वो फोर्सेस कई सारे जो हमारे पास के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गई थी और उसका जो खर्चा था वो प्रिंसली स्टेट उठाते थे। अब देखो जिसकी त्यागी साहब ने भी बात उठाई है, यूएस ने भी उसी तरह से किया था। जैसे जापान की प्रोटेक्शन के लिए ओकिनावा में आज भी 46,000 अमेरिकन यूएस सोल्जर्स रखे गए हैं और उनका जो अराउंड $3 बिलियन का खर्चा है वो जापान उठा रहा है। उस पर कई सारे डिबेट्स भी हो गया है। तो ये एक और भी प्रयास है चाइना का कि जिसके जगह डिफेंस बर्डन भी शेयर हो सकता है। पहला एंगल है। दूसरा एंगल इसमें ऐसा है कि जैसे अभी कोचर साहब ने कहा था कि उन्होंने 76 कंट्रीज में चाइना का जो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसके अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसको प्रोटेक्शन के लिए बिकॉज जो स्थानिक लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा असंतोष है, डिसकंटेनमेंट है, जैसे बलूचिस्तान में है और वो अटैक करने लगे हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो प्रोजेक्ट का जिम्मा है, उनके सिक्योरिटी का जिम्मा जो है उसके लिए कई बार जो स्थानिक गवर्नमेंट्स है वो अनेबल है, जैसे पाकिस्तान में है। तो इसलिए जैसे ही पाकिस्तान के सीपेक के लिए चाइना ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर डिप्यूट किया है, कुछ सोल्जर्स डिप्यूट किया है,
तो ये प्राइवेट आर्मी वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम आ जाएंगी। ठीक तो ये दूसरा चीज है। तीसरा बात इसमें एक और भी है कि जैसे चाइनीज बैंक्स को कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए किसी कंट्रीज के साथ में जाके वो कोई लोन के जो डील कर सकते हैं, प्राइवेट डील कर सकते हैं, उसी तरह से यहां पर ये आर्मी भी है जो प्राइवेटली प्रोटेक्शन दे सकती है, प्राइवेटली डील कर सकती है, और जिसमें चाइना के ऊपर कोई उसका जिम्मा नहीं आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान से सपोर्ट में कई सारे क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स हैं, और पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप पे चल रहा है, लेकिन उनको सारा एडिंग अबेटिंग जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहीं किसी भी हद तक और किसी भी टाइम पर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर। तो ये तीनों भी एंगल से प्राइवेट आर्मी जो है वो आजकल जरूरी अब चीन के लिए हो चुकी है। एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद सारे कंट्रीज उसको अभी अपनाने लगे हैं। ठीक है सर, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मेजर जनरल राजन कोचर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। चीनी ग्रुप का सीक्रेट दस्तावेज हैक करने का दावा, भारत सरकार के सीक्रेट दस्तावेज हैक करने का दावा किया है। निशाने पर थे पीएमओ, एयर इंडिया और रिलायंस। गलवान हिंसा के बाद से चीन ने तेज किए साइबर अटैक, 200% का इजाफा हुआ है। चीनी ग्रुप का सीक्रेट दस्तावेज हैक करने का दावा, भारत सरकार के सीक्रेट दस्तावेज हैक करने का दावा किया। निशाने पर थे पीएमओ, एयर इंडिया और रिलायंस। गलवान हिंसा के बाद से चीन ने तेज किए साइबर अटैक। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। लीक हुआ डेटा में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति के आंतरिक मंत्रालय जैसे भारतीय टारगेट का उल्लेख किया गया है। भारत में मेन टारगेट विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग हैं। हम इस तरह को गहराई से, इस क्षेत्र को गहराई से ट्रैक करना जारी रखेंगे और लंबी अवधि में इसके मूल्य का दोहन कर सकते हैं। आईसून द्वारा तैयार की गई एक आंतरिक रिपोर्ट में अनुवादित भारत अनुभाग में ये सारी जानकारियां आई हैं। ये अहम खबर भी है और ये खबर उस वक्त और अहम हो जाती है जब आप इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एआई जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। सर, मैं समझना चाहूँगा आपसे मेजर जनरल राजन कोचर सर, ये जो साइबर अटैक हैं, लगभग जब मैं एक खबर पढ़ रहा था तो पता चला कि 200 से 300% का इजाफा हुआ है आफ्टर गलवान, और जितने अटैक होते हैं उसमें से भारत के ऊपर जो साइबर अटैक होते हैं लगभग 80% के आसपास चाइना की तरफ से किए जाते हैं। किस लिहाज से हम ये जो वॉरफेयर चल रहा है, साइबर वॉरफेयर, इसे देखें, एक बड़ी चुनौती है ये भी। राजेश जी, सबसे बड़ी चुनौती आज के वॉरफेयर में साइबर और स्पेस वॉरफेयर है, और ये चाइना बहुत साल पहले से समझ चुका था जी, और हम इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का भी नाम देते हैं। और आपने देखा कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी तो रशिया ने भी इसका इस्तेमाल किया था, और आने वाले वक्त में अगर चाइना के साथ हमारा कोई भी अगर लड़ाई होगी तो सबसे पहला फेज उस लड़ाई का होगा साइबर वॉर, जिसमें हमारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स, हमारे रेलवे सिस्टम्स, ये सारे जैम किए जाएंगे। और फेज 2 में जो भी हमारी फौज में हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जी, और इंटर कम्युनिकेशन हमारा उसको रहता है आपस में, हमारी इसको फौजों की फॉर्मेशन में उनको जैम किया जाएगा। और इसीलिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था कुछ साल पहले। ओके, बट मुझे बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि 4-5 साल हो गए इस एजेंसी को, बट उसको जो बजटिंग मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है। बिकॉज आप जानते हैं कि अगर आपको एक आधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आपके देश में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जी। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है, आज हम जागरूक हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज, और
चैट जीपीटी जैसे जो भी इसको मेथड्स हमारे सामने आ रहे हैं जी, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और हमारे डिफेंस सिस्टम्स में उसको एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये चीज बहुत चिंताजनक है। आपने देखा होगा कि मुंबई में एक पावर आउटब्रेक हुआ था कुछ साल पहले जी, जिसका चाइना की तरफ इशारा था जी। आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का आपने देखा था कि पूरा उनका सिस्टम हैक हो गया था जी, और 1 महीना लगा उस सिस्टम को वापस लाने के लिए। तो इसका यह मतलब है कि हमारे देश में अभी तक जो काउंटर मेजर्स है साइबर के लिए वो अभी तक हमने एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इसके ऊपर जोर दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बिकॉज ये और तेजी से काम करना होगा। सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक ले मुझे रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इंडस एक्स समिट में जो है रक्षा सचिव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। वो बयान क्या है वो आपको बताऊंगा। रहा है और भारतीय सेना बॉर्डर पर डटकर उनका सामना कर रही है। लद्दाख में मई 2020 में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद से अमेरिका ने खुफिया जानकारियां और इक्विपमेंट के जरिए हमारी काफी मदद की। हम इसके लिए अमेरिका का धन्यवाद करते हैं। इस बात की आशंका है कि आने वाले वक्त में चीन का सामना हमें फिर करना पड़ सकता है और उसके लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। कर्नल टीपी त्यागी साहब, किस मोड़ पर भारत अमेरिका संबंधों को देखें, खासकर गलवान के बाद एक नया मोड़ दोनों देशों के संबंधों में आया है, कैसे देखेंगे सर आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत और अमेरिका के संबंध तो लगातार बढ़ रहे हैं और अब जो बात एक सेकंड में जरा इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। यस जी, अब जो बात सामने आई है कि गलवान के समय में भी हमको अमेरिका ने इंटेलिजेंस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी थी। अब भी हमें आवश्यकता यही है। हम अमेरिका से कोई बूट ऑन द ग्राउंड की सपोर्ट नहीं चाहते जी। और मोस्ट प्रोबेबली हम आर्म्स एंड एम्युनिशन की भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहते। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है द इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस का एक हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो चुका है और उसकी वजह से दैट इज द कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसकी वजह से हमको अपने टारगेट के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट की जानकारी मिलती है। यही काफी है। बची बात चाइना की। चाइना इस समय जो 21वीं कॉन्फ्रेंस हुई, अगर आप उस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट को इन बिटवीन द लाइन्स पढ़े तो उसमें उन्होंने ये कह दिया कि और डेमटॉक में जो स्थिति है वैसे ही बनी रहने देंगे, हम बातें नहीं हटेंगे। लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुई, आने वाले टाइम में भी जरूर रहेगा और इसका पूरी तरह से फायदा हमको आने वाले टाइम में करना चाहिए। दूसरी बात जो डिफेंस सेक्रेटरी ने कही है कि गलवान जैसा क्राइसिस फिर से अकर हो सकता है, रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी दो तरह की होनी चाहिए। एक तो हमें दक्ष रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा एलएसी पर, और हमारा जो इंफ्रा डेवलपमेंट है उसको और कंसोलिडेट और एक्सपर्टाइट करना पड़ेगा। और सेकंडली जो हमारे अलायंस पार्टनर है जिनको चाइना की तरफ से धोखा है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपाइंस है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज है और अमेरिका है, इनके साथ में हमारा जो अलायंस चल रहा है, स्पेशली हमारा जो क्वाड है, क्वाड के साथ में हमारी जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है वहां पर बढ़ानी चाहिए। हम जिस तरह की सोच किया, जिस तरह का एम्फोसिस हम अभी ब्रिक्स पे दे रहे हैं, एससीओ पे दे रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ दोनों भी चाइना डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बदले हमको क्वाड पर
ज्यादा ध्यान आने वाले टाइम में देना होगा। मैं चलिए आता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई हैं, लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, क्या ये रिश्तों का ट्रायंगल है? मैं समझना चाहूंगा कि जितना आप अमेरिका के नजदीक जाएंगे, चाइना कहता है कि मैं उतना ही एलएसी पर प्रेशर बनाऊंगा, और जितना चाइना भारत पर प्रेशर बनाएगा, अमेरिका कहता है कि मैं भारत के उतना ही नजदीक आऊंगा। सर, इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है जी। दिस इज अ गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और जियोपॉलिटिक्स में आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की स्टेटमेंट सुनी है कि वी विल बी फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि एक देश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पॉलिसी को ऐसे रखेंगे कि हम रशिया के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन रखेंगे जी, और हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अपने अच्छे रिलेशन रखेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उसका ये है कि आज आप देख रहे हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को भारत की जरूरत है जी, और इसीलिए ये एग्रीमेंट्स, लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकोसा जिसको बोलते हैं, ये सारी एग्रीमेंट्स इंडिया और अमेरिका के बीच में हो रही है। और शरण जी ने क्वाड का भी जिक्र किया था। दो क्वाड कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस नहीं है, पर फिर भी उसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर बहुत है, क्योंकि भारत एक बहुत अहम पार्टनर है, स्पेशली जो आपका जो इंडो पैसिफिक है जी, वो इंडियन ओशन के साथ ही मिला हुआ है। ठीक है। तो वहां पे जो इंडिया की जो प्रेजेंस है उसके लिए अमेरिका, आप देखेंगे एक टाइम ये भी आएगा कि अमेरिका अपना बेस भी इंडिया में बनाएगा, बिकॉज जैसे जैसे ये चीजें और खराब होती जाएंगी चाइना के साथ, भारत को जरूरत पड़ेगी अलायंसेस में जाने की। बिकॉज आज जो भारत की स्थिति है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, इसको 15-20 साल हमको लगेंगे एक स्टेज पर आने के लिए कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट कह सकें। तो जब तक हमको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, जो मेरे दिमाग में आप जब बोल रहे थे, बातें चल रही थी, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से चीन अमेरिका ने रूस को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंटागन कुछ वैसा ही भारत के बारे में भी सोच रहा है? इससे कितना अलग देख रहे हैं आप फ्यूचर में सर? देखिए, आज तो ऐसे लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारा बहुत अच्छा दोस्त है जी, पर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और मेरे पैनलिस्ट भी आई थिंक इसको एग्री करेंगे इसमें, कि वो किसी का दोस्त नहीं रहा है जी। कहीं पर भी वो गया है, अफगानिस्तान से लेके इराक से लेके आपने यूक्रेन में देखा, इजराइल तक देख लो आप भी, डबल स्पीक करता है वो। तो आने वाले वक्त में भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे रखने पड़ेंगे, बिकॉज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखता है जी, भारत को 1971 को भी भूलना नहीं चाहिए, जब 7th फ्लीट हमारे दरवाजे तक पहुंच गई थी और हमको रशिया ने मदद की थी जी। रशिया एक ट्रस्टेड एलाई है भारत का, और वो टाइम में रशिया ने सिद्ध किया है, टाइम ट्रस्टेड है। यूनाइटेड नेशंस में कई रेजोल्यूशंस को रशिया ने वीटो किया है। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से हमको भी अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखना पड़ेगा। जब तक अमेरिका फर्स्ट तो पहले इंडिया फर्स्ट रखना होगा, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, मुझे माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कर्नल टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में कई एयरफोर्स ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, और तो और जो रिटायर हो गए थे शामिल हैं। एयर मार्शल जावेद सैयद को पाक वायुसेना ने घर से उठाया। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख पर भ्रष्टाचार का खुलासा इन लोगों ने किया था। पाक वायुसेना प्रमुख क्या अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि जो उनके जूनियर थे सबका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। कर्नल टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आऊंगा। कहा जाता था कि जनरल मुनीर को छोड़कर कुछ भी परमानेंट पाकिस्तान में नहीं है,
क्या अब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने चीफ ने भी कुछ ऐसा ही सोच लिया है कि परमानेंट मैं ही हूं, बाकी कोई परमानेंट नहीं होगा यहाँ पे? देखिए, एक सोशियोलॉजी में सिद्धांत है कि जो विद्वान लोग हैं वो आपस में मुश्किल से मिलते हैं जी, लेकिन चोरी चुपके वो फौरन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब जो एयरफोर्स का चीफ है, जनरली तो ये सभी के लिए कहा जा सकता है पाकिस्तान में अधिकतर, लेकिन जो एयरफोर्स का चीफ है उसने अपना घर बनवाया, उसने अपनी नई नई गाड़ियां खरीदी, उसने अपने चहेतों को उन पोजीशन के ऊपर पोस्ट किया जो मलाईदार थी या जिसमें कम जोखिम इन्वॉल्व था। यानी कि उसने पूरी तरह से भाई भतीजावाद और करप्शन किया। ये जो 13 लोग जिन्हें बर्खास्त किए गए हैं, ये जिनका कोर्ट मार्शल किया गया है, ये ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और ये भी पता लगा है कि एयरफोर्स चीफ के कनेक्शन नवाज शरीफ से है जी। अब आप समझिए कि चाइना के कहने पे ये फैसला हो तो गया कि आप शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दो और जरदारी को प्रेसिडेंट बना दो, लेकिन इस फैसले में जो नवाज शरीफ है वो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की जो इमेज है वो तो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है, और जो करप्शन में लिप्त है वो करप्शन वाले व्यक्ति को ही तो अपने साथ रखना चाहेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये उनकी नजदीकी की वजह से एयर चीफ ने उन लोगों को रास्ते में से हटाया है जो आने वाले समय में वहां की इस समय बनी हुई सरकार के लिए सिर दर्द ना बने। ठीक है सर। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, क्योंकि ये पूरा आर्मी से डिफेंस का जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन मैं आपसे पूछता है कि एक हफ्ते 10 दिन बाद या 6 महीने बाद खबर आ जाए कि नेवी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? देखिए, आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे सामने आ रही है, उस पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हम पाकिस्तान की जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं। अभी इसमें एक डिवाइड आ चुका है। अब पाकिस्तान आर्मी का मैं आपको एग्जांपल अपना देता हूं, जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स एंड बिलो पाकिस्तान आर्मी में, वो प्रो इमरान खान माने जाते हैं। उनको ये जो देश में आज हो रहा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आज वो चुप है। बिकॉज जितने भी ऊपर की जो लीडरशिप है वो टोटली करप्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी के जितने भी एक्स सर्विसमैन, जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं और जितने भी पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये उनके वहां पे हेड लगे हुए हैं। ओके। पाकिस्तान आर्मी सीमेंट फैक्ट्री चलाती है, शुगर फैक्ट्री चलाती है, लॉजिस्टिक्स चलाती है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान आर्मी रन करती है जी। जब एक कंट्री की इकोनॉमी को आप फौज के हाथ में दे देंगे और पॉलिटिकल लीडर्स को आप साइडलाइन कर देंगे, तो उस कंट्री में आप देखेंगे कि फौज के बीच में भी जी डिविजन आने शुरू हो जाएंगे जी। और अगर फौज की सिलेक्शन सिस्टम अगर एक ही चीज होती है, अगर कोई भी देश की फौज, हमारे इंडियन आर्मी को भी ले लीजिए, अगर हमारे सिलेक्शन सिस्टम में टॉप लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो फौज कभी मजबूत नहीं रह पाएगी ज्यादा देर तक। ठीक है सर। और पाकिस्तान में यही हो रहा है। इनकॉम्पिटेंट आर्मी को आपने पाकिस्तान का एयर चीफ बनाया जी, जिसने कभी F-16 F-17 हवाई जहाज चलाया तक नहीं है, मिराज चलाता रहा है। दूसरा, वो एक यूनिवर्सिटी बना रहा है और अपनी इसको पोस्ट रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहा है। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए F-16 और F-17 अमेरिका के साथ, वो उसको डिले कर रहा है जी, बिकॉज उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो और ये जो आपकी जूनियर आपकी लीडरशिप है, आपके जो एयर मार्शल तक को कोर्ट मार्शल किया गया है और
एयर मार्शल कोई छोटा रैंक नहीं होता है, एक फौज में मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होता है रैंक। बिल्कुल सर। तो अगर आप इस तरीके की अगर फौज में अपनी पॉलिटिकलाइजेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी की फौज में, अगर पॉलिटिक्स और मिलिट्री को अगर आप अलग नहीं रखेंगे तो आने वाले वक्त में चिंताएं बढ़ेंगी। माफी चाह रहा हूं सर, बस मेरे पास 2 मिनट है, एक मिनट के लिए दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। कर्नल टीपी त्यागी सर, मेरा इससे थोड़ा सा हटकर सवाल है, लेकिन शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने रूस की आर्मी में माफ करिए, यूक्रेन की आर्मी में भी भ्रष्टाचार देखा और कई जनरल्स को डिफेंस जो उनके रक्षा मंत्री थे उनके ऊपर एक्शन होते हुए देखा। चीन के अंदर भी कुछ हमने रॉकेट फोर्स के अंदर ऐसा ही देखा, कुछ पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी ऐसा ही देख रहे हैं। क्या वर्दी पहनने के बाद अब ये भी जांच जरूरी होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं ये चिंताजनक है कि डिफेंस सेक्टर में भी जिन्होंने देश सेवा करनी है वो मेवा खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेरिका ने ये कह दिया कि हम मदद तो करेंगे यूक्रेन को, लेकिन उसे हिसाब देना होगा कि कौन सी गोली कहाँ चलाई गई, किस वक्त चलाई गई, क्या उसके चलाने की जरूरत थी, उस अटैक का क्या रिजल्ट निकला। यानी कि ये अकाउंटेबिलिटी अब उनके ऊपर लादी गई है, जब उन्हें पता लगा कि यहाँ भ्रष्टाचार आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुका है। जो बात आपने वहां कही वही चीन में, चीन के डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया। रॉकेट फोर्स के जो उनका खास तौर पर मिसाइल फोर्स है उसके तो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को पता ही नहीं कहाँ चले गए, उनको आउट कर दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है? जो पाकिस्तान में भी हो रहा है, दरअसल में एक गलत चीज सिखाई जाने लगी है। जो ज्यादा बड़े ऑफिसर हो जाते हैं वो बोलते हैं कि जानते हो एक बड़ा ऑफिसर बनने के लिए काबिलियत के लिए क्या चाहिए? क्या इंटेलिजेंस चाहिए? नो। क्या सिंसेरिटी चाहिए? नो। क्या देशभक्ति चाहिए? नो। तो फिर चाहिए क्या? बोले सीनियर ऑफिसर, एक कमांडिंग और बड़े लेवल का कमांडिंग ऑफिसर बनने के लिए चाहिए कि तुम में नॉनसेंस को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा क्षमता हो, यानी कि तुम अपनी कमर को तादाद से ज्यादा मोड़ सको। काश की कोई ऐसा सीमेंट बना होता जो इन लोगों की बैकबोन को सीधा रखता। यही कारण है कि जो सीनियर हियरार्की है वो करप्ट है और जो जूनियर हियरार्की है वो आज की तारीख में भी कंपैरेटिवली ऑनेस्ट है। और इसीलिए जो अभी बात कही कोचर साहब ने कि वहाँ का जो इमरान के प्रति नहीं है, इमरान भी कोई ऐसा नहीं है कि वो दूध का दूल्हा है, लेकिन देश के प्रति, अपने देश के प्रति, पाकिस्तान के प्रति वो चूंकि ज्यादा कंसर्न है, इसलिए वो इमरान की तरफ झुक रहे हैं कि ही इज बेटर देन दिस चोर। ठीक है सर, चलिए देश सेवा के साथ मेवा भी मुझे लग रहा है कि पाक के जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं या चीफ हैं उनको चाहिए होगा, इसलिए करप्शन के आरोप भी लगे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल टीपी त्यागी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा एक्शन है। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान में आर्मी ने कई कोर कमांडर्स का, ब्रिगेडियर स्तर और कर्नल रैंक के अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया था, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की विचारधारा से समर्थन रखते थे। लेकिन एक एयरफोर्स चीफ का अपने जूनियर का इसलिए कोर्ट मार्शल कर देना कि वो उसकी करप्शन का उजागर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए चिंताजनक जरूर होना चाहिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत।